नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया कल से कर चुका है आगाज एक स्वर्णिम अध्याय का, एक अध्याय जिसके जरिए फर्स्ट इंडिया हर दिन आपको आने वाले केंद्र और राज्य की बजट की बारीकियों को समझाएगा। हर दिन एक सेक्टर की समीक्षा करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, आपका साथ होगा तो बजट आने वाला जो है उसके स्वरूप को ना सिर्फ आप समझ पाएंगे बल्कि उसके बारे में बात भी कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जीडीपी के 3 कोर सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, जिन पर जीडीपी निर्भर करती है और जीडीपी पर निर्भर करता है बजट। इसलिए बजट को समझने के लिए जीडीपी समझनी पड़ेगी और जीडीपी समझने के लिए उसके 3 कोर सेक्टर को समझना पड़ेगा और उनके लिए सरकार की नीतियों। आज हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर इंडस्ट्री पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्रांति के लिए बजट में आज तक क्या किया, मोदी सरकार आने के बाद इसमें कितनी बूस्टर डोज डाली गई और राजस्थान में क्या क्या किया गया। साथ ही मोदी सरकार की इंडस्ट्री को बूस्टर डोज देने के लिए अब की बार क्या प्लानिंग है और मुख्यमंत्री जो राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए इंडस्ट्री के लिए एक नया आयाम स्थापित कर चुके हैं, वो इस बार क्या करने वाले हैं। साथ ही उद्योग की मांग क्या है, समस्या क्या है, क्योंकि यहां से न सिर्फ अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है बल्कि रोजगार भी यहीं से आता है। ऐसे में ये सेक्टर क्यों खास और इस बार इसके लिए क्या खास, आज बात इसी पर। आपको कुछ गिनवाता हूं, याद कीजिएगा ये आपने कब सुना। राजस्थान खनिज नीति, राजस्थान एमसैंड नीति, राजस्थान एमएसएमई नीति, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास नीति। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जो राइजिंग राजस्थान समिट की थी उससे पहले 9 नीतियों को लागू किया था और इन 9 में से ज्यादातर नीतियां इंडस्ट्री के लिए बूस्टर डोज की तरह थी और इनमें से ज्यादातर नीतियां केंद्र की नीतियों की सब कोऑर्डिनेट के तौर पर राजस्थान में काम कर रही। तो क्या इंडस्ट्री पर फोकस बजट के आने से पहले ही सरकारों का है, चाहे वो मोदी सरकार हो या बचनलाल सरकार हो? और क्या दोनों ही सरकारें मानती है कि इंडस्ट्री जितनी ग्रो करेगी देश उतना ग्रो करेगा, रोजगार के अवसर उतने ज्यादा होंगे, जीडीपी उतनी ग्रो करेगी, उतना आम आदमी की जेब में पैसा ज्यादा होगा? तो क्या इस बार इंडस्ट्री के लिए ज्यादा पैसा होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एफएचटीआर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कंदोई जी, विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे हम समझेंगे। और शुरुआत राजेश जी आपके साथ ही, जरा बताइए, क्योंकि इंडस्ट्री एक शब्द जरूर लगता है लेकिन ये चलती फिरती अर्थव्यवस्था है, चलता फुरता अपने आप में एक देश है। तो इस इंडस्ट्री को आप कैसे समझाएंगे और दोनों बजट, सेंटर का बजट और स्टेट का बजट, उसमें इंडस्ट्री का योगदान या बजट में इंडस्ट्री के लिए क्या लगता है? देखिए, जो बजट और इंडस्ट्री का रिलेशन ऐसा है कि सिर्फ इसको आप बजट को इंडस्ट्री से मत देखिए। अगर सड़क का विकास हो रहा है तो उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा, इंडस्ट्री का विकास होगा तो अपने आप सड़कें बढ़ेगी। पानी, बिजली, सड़क, इन तीनों पर जो बजट का प्रावधान जाता है, बजट का जो खर्चा जाता है, तो उन्हीं सबसे इंडस्ट्री को एक इकोसिस्टम मिलता है जिससे इंडस्ट्री खड़ी हो सके। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान के औद्योगिक विकास में जो सबसे बड़ी बाधाएँ हैं उनमें मुख्यतया पानी, बिजली और सड़क है। क्योंकि इंडस्ट्री को पानी चाहिए, अपने पास में टोटल वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया के हैं उनमें से 1% अपने पास, राजस्थान के पास वाटर रिसोर्सेज है और हमारे पास पॉपुलेशन 6% है। तो इसलिए, और उद्योगों को पानी की भी आवश्यकता होती है, यहाँ अपने पास पेयजल की भी कमी है। तो अभी मुझे लग रहा है जो रिसेंटली ERCP प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके द्वारा राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में उस प्रोजेक्ट में भी लिखा है कि न केवल पेयजल, कृषि जल, बल्कि साथ साथ में औद्योगिक जल की भी प्राप्ति होगी।
अभी सड़क की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर जो अपने देश का एवरेज है, नेशनल एवरेज, वो 1.5 किलोमीटर सड़क है और राजस्थान में 0.75 सड़क है, आधी है मतलब पूरी नेशनल एवरेज की आधी सड़कें हैं। और पिछले बजट में 2024 में अच्छा, और क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, क्षेत्रफल में बड़ा है, पर नंबर ऑफ किलोमीटर्स में जब जाते हैं अपन कि किलोमीटर्स ऑफ रोड है तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। बट जब स्क्वायर किलोमीटर सड़क की बात करते हैं तो राजस्थान का 17वां पोजीशन आता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज इधर नहीं है तो उसके पीछे का कारण ये है कि ना तो पानी है ना सड़क है। यस, आप ये कह रहे हैं। हाँ, और इसलिए माहौल नहीं बन पाता है। क्योंकि एक इंडस्ट्री को खाली एक जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए होता है कि रिको में कहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट में उसको 5000 स्क्वायर मीटर जगह मिल गई और वहाँ पर वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। उसको माल लाने और ले जाने के लिए सड़क चाहिए। हर प्रोडक्शन में पानी की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। राजस्थान एक बिजली डेफिसिट स्टेट है, हमारे पास में बिजली की ऑलरेडी कमी है बिकॉज हमारे पास कोल संसाधन नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो राइजिंग राजस्थान, इंडस्ट्री पर अभी बात ना करें, इंडस्ट्री कैसे आएगी, उसके लिए क्या क्या चाहिए उस पर बात करें। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री आ जाएगी तो उसको बिजली कहाँ से देंगे। आज राजस्थान में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के रेट 8.5 रुपये है, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में इससे कम रेट पर बिजली मिल रही है। तो और फिर बिजली की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। कुछ चीजें नहीं है उनके पास, राजस्थान जितना लैंड थोड़ी ना है भाई। कुछ इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, जैसे सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए, माइंस के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए। अब हरियाणा उत्तराखंड में लाइए, कहां से लाएंगे सब? नहीं, इसीलिए राजस्थान में पोटेंशियल जो है, राजस्थान में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को एनकैश करते हुए सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है और इसी के कारण से अभी 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू हुए हैं, मतलब आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रिकॉर्ड एमओयू हुए हैं। ठीक, अब इसको तो सर मैं देखिए क्या कहूं, क्योंकि दो चीजें मैंने देखी है कभी कम नहीं होती है, या तीन चीज कह सकता हूं। एक नेताओं की तनख्वाह जो हर बार तालियों के साथ बढ़ती है, दूसरा बजट जो 90% बढ़कर ही आता है, और तीसरा एमओयूज जो हर बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। मुझे लगता है कभी, और हाँ, एक हम सबकी उम्र, ये भी कभी कम नहीं होती है। कुलदीप सिंह जी, लेकिन क्या है कि जैसे बिजली की कमी की मैं बात कर रहा था, लेकिन अभी जो एमओयू हुए हैं उसमें से आप देखिए 30% एमओयू रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हुए हैं। तो ये तो अच्छी बात है सर। हाँ, ये अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आज इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे भी रोजगार बढ़ेंगे, उससे संसाधन बढ़ेंगे और वो जो बिजली बनेगी उससे दूसरी इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्या कुलदीप जी, क्योंकि हमारे साथ सुभद्र पापड़ीवाल जी भी जुड़ चुके हैं, उद्योगपति हैं अपने आप में। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुलदीप सिंह जी, तो भाई हम तो फिर हमें खुश होना चाहिए। आप सपोज कीजिए 30% अगर सोलर एनर्जी के अंदर हमारे एमओयूज हुए है ना, उसमें सारा आ गया, विंड हो गया, ग्रीन हो गया, वो सब हो गया। तो लेकिन अगर उसका भी हम एक बार मान लें कि 30% ही सपोज कीजिए, उसका भी 30% ही अगर एग्जीक्यूट हो रहा है पहले साल में, दूसरे साल में, तो भी सर ये 3 लाख करोड़ से ऊपर है। बिल्कुल, तब भी ये बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री पर हम बात ही करें, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम ये बात करें कि नई इंडस्ट्रीज हमारे राजस्थान में कौन सी है जो बाहें फैलाकर कह रही है कि आइए राजस्थान को आगे मैं लेकर चलूंगी, बस बजट में मुझे बूस्टर दे दीजिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कौन सी इंडस्ट्री है जो राजस्थान को आगे लेके चलेगी। अगर आप इंडस्ट्री का देखते हैं तो पर्यटन उद्योग ऐसा एक उद्योग है जो राजस्थान को बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा, मैं माफी के लिए रोक रहा हूं, सेंटर में पर्यटन उद्योग नहीं है, सर्विस सेक्टर है। राजस्थान में उद्योग का दर्जा दिया गया है। हाँ, अब बोलिए सर। राजस्थान को देखते हुए सेंटर भी उसको उद्योग का दर्जा जरूर देगा, बाकी स्टेट भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम बड़े होपफुल हैं कि ये जरूर आगे बढ़ेगा, और जब पर्यटन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज अपने आप बाकी भी आएंगी। और आप देखिए कि जैसे आपने बात करी जल की और सौर ऊर्जा वगैरह की, आज राजस्थान अपना वर्चस्व बना रहा है। आज आपके यमुना जल समझौता है, चाहे नर्मदा जल समझौता है, चाहे चंबल का है। जब पानी राजस्थान में आएगा इंडस्ट्रीज भी आएगी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का भूभाग बहुत बड़ा है और उस भूभाग में सारी संभावनाएं हैं। आज आप बांसवाड़ा का क्षेत्र ले लीजिए, पानी की कोई कमी नहीं है। आज आप डूंगरपुर का क्षेत्र ले लीजिए, बांसवाड़ा से लगता हुआ ये, तो पानी की कोई कमी नहीं है। अगर आप झालावाड़, कोटा और ये हाड़ौती रीजन लेंगे, पानी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो जब पानी की कमी नहीं है और सोलर के लिए आपको तो पूरा फायदा भी तो हम उठा रहे हैं ना भाई। आप हाड़ौती के अंदर मैक्सिमम देखिए सीमेंट प्लांट, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी उधर ही चाहिए होता है, थर्मल प्लांट,
Yes, जिनके लिए जरूरत but है सब जब उधर ही इन है। सब प्लान्स के लिए जब लोग आएंगे तो इनको ठहरने की भी व्यवस्था चाहिए। तो इसके लिए हाड़ौती हो गया रीजन, ये हो गया, तो वहाँ पे होटल्स की अच्छी व्यवस्थाएं हो, अच्छी ब्रांडेड होटल्स आए वहाँ पे। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, जो उद्योग राजस्थान में डिक्लेयर हुआ है टूरिज्म, उसकी वजह से जो बड़ी इंडस्ट्रीज राजस्थान में आ रही है 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की या 1500 करोड़ की, वो होटल्स ही आ रही हैं। आप देखिए कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन राजस्थान जब से बना है, बिल्कुल तब से बड़ी बड़ी होटल्स यहाँ आ रही हैं। कोई भी इंडस्ट्री 1000-1500 करोड़ की नहीं आ रही, आप सोलर को छोड़ दीजिए उसके अलावा। तो टूरिज्म ही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। चलिए सर, और हम इसी पर इसके लिए बात बहुत कर बहुत लेते हैं भाई, धन्यवाद क्योंकि देंगे हमारे यहाँ तो आदरणीय इंडस्ट्री प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को और डिप्टी सीएम साहिबा दिया कुमारी जी को, कि इनका एक विजन है और उस विजन से आगे चल रहे हैं ये, और FSTR इनके साथ जुड़ा हुआ है। और आज इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही है, तो टूरिज्म जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। चलिए सर, मैंने अमूमन देखा है जिस वेडिंग डेस्टिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कुछ राजमहल हैं या कुछ एक सेलेक्टिव डेस्टिनेशन है। भाई राजस्थान तो अपार संभावनाओं का प्रदेश है, तो क्या हम इस बजट के अंदर ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया जाए, पैरेलली डिपार्टमेंट, जिसका काम ही ये हो कि आप पर्यटन उद्योग में नए आयामों को तलाशिए और उनको डेवलप कीजिए और उनको इंटरनेशनल बाजार से जोड़िए? मैं इसी के ऊपर आ रहा था। इसके लिए आपको नया विभाग खोलने की जरूरत नहीं है, आपको टूरिज्म बोर्ड बनाने की जरूरत है। ठीक है, एक टूरिज्म बोर्ड बड़े जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स हों और वो इस बात को तय करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो सरकार के सामने रखे और सरकार उसको क्रियान्वित करे। और जिस दिन ये हो जाएगा टूरिज्म बोर्ड, आप देखिए कि पर्यटन उद्योग को जो नए पंख और लग जाएंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो विदेशों में शादियां हो रही है और जो विदेशी लोग शादी करें, जो NRIs बाहर हैं, उनके लिए रोड शोज हो कि आप राजस्थान में आइए, यहाँ शादी करिए। और इसके लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़े, वीज़ा ऑन अराइवल हो, जो यूरोपियंस यहाँ आते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल हो। वीज़ा फ्री की बात नहीं हम कर रहे हैं, बट वीज़ा ऑन अराइवल होगा तो उनको बहुत समय बचेगा और यहाँ पे उनको जितनी हम सहूलियत दे सके ऑनलाइन। उसके लिए सर एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। हमने सरकार को लिखा इसके लिए। राजस्थान में अब इतने एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने एयरपोर्ट्स की परमिशन दी है, तो जो समर मंथ्स होते हैं सर, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो टूरिस्ट है जो आना चाहते हैं राजस्थान से अलग अलग प्रदेशों से, उनके लिए एयरलाइंस को सब्सिडाइज किया जाए। ठीक है, हमारे साथ सुभद्र पापड़ीवाल जी जुड़ गए हैं। सर माफी चाहूंगा, बोर तो नहीं हो गए सुनते सुनते? अच्छी बात है, इंफॉर्मेटिव है। हाँ धन्यवाद सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद सिर में दर्द है। सर तबीयत ठीक है? सुभद्र सर तबीयत ठीक है सर? हाँ सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं भाई, इंडस्ट्री पर आज हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इंडस्ट्री को लेकर वैसे ही बहुत फोकस्ड हैं, प्रधानमंत्री भी फोकस्ड हैं। राइजिंग राजस्थान ने अपने आप में एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। राजस्थान इकलौता प्रदेश है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल है, हमारे यहाँ मेजर मिनरल्स हैं, माइंस है, हमारे यहाँ मार्बल्स इंडस्ट्री है। लेकिन सबके बीच में आपको क्या लग रहा है कि भाई इंडस्ट्री की योगदान बजट में कितनी होती है, और एक बजट जो प्रदेश का बजट होता है उसमें इंडस्ट्री कितना इन्वॉल्व करती है? मैं राजस्थान के संबंध में पहले, फिर केंद्र के संबंध में बाद में। ठीक है, पहले राजस्थान के संबंध में 3 विषयों पे बात करना चाहूंगा, और अभी हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे विषय रखे हैं। मैं 3 विषय बोलना चाहता हूँ राजस्थान के संबंध में। पहला विषय है आपका टूरिज्म का, जो आपने टूरिज्म वाली बात की। टूरिज्म के मामले के अंदर आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि एक डेडिकेटेड, हालांकि डिपार्टमेंट है टूरिज्म से रिलेटेड, बहुत अच्छा पूरा डेडिकेटेड मंत्रालय है, सब कुछ है। लेकिन जो अब उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि टूरिस्ट राजस्थान में तब आना पसंद करेगा, तब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तब बनेगी जब दम तोड़ते हुए बड़े शहर, दम तोड़ने से मेरा तात्पर्य जो ट्रैफिक के कारण से बड़े शहर दम तोड़ रहे हैं, डेडलॉक हो जाता है पूरे दिन भर के लिए शहर, 5-5 घंटे तक जाम रहने लग गया है शहर। अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया, उसे एड्रेस नहीं किया, तो आने वाला टूरिस्ट रिपोर्ट लिखेगा अपने एक्सपीरियंस में कि जयपुर मत जाइएगा, 5 घंटे तक सड़कों पे खड़े रहना पड़ेगा। अगर सरकार ने अगर ट्रैफिक का फ्लो इन महानगरों के अंदर जहां टूरिस्ट फोकस है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह, इन जगहों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डेड सिटीज हो रही हैं, और आपको टूरिज्म के लिए सिटी में तो जाना ही पड़ेगा। कोई सा भी शहर ले लें, आपको ओल्ड सिटी में हर जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, एक पॉइंट हो गया। हम कह रहे हैं कि भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है। ठीक है, उसको यस्टरडे एड्रेस करना था। ये काम टुमारो होगा, पता नहीं कब होगा।
35 लाख करोड़ रुपए के आपने एमओयूज बनाए, राजस्थान के 9 गुना वार्षिक आपके बजट के 9 गुना आपने प्रस्ताव लिए हैं, और ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहले साल में हिम्मत की है। बिल्कुल और ठीक लोग बात है। चौथे साल में या 5वें साल में करते हैं, इन्होंने पहली बार, यानी कि आगे 4 साल तक जवाब भी देना है इनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है कि 35 लाख में से धरातल पे कितना उतरा है। तो ठीक है, लगता है कि मामला सीरियस है। दूसरा विषय मैं लेना चाहता हूं कि राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी की प्रचुरतम संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा सन डेज, जो सोलर डेज जो होते हैं, वो राजस्थान के अंदर, और उसके अलावा जैसलमेर इलाके के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के ऊपर बाड़मेर जैसलमेर को पकड़ लें आप, तो राजस्थान 1 साल के अंदर एनर्जी सरप्लस ही नहीं होगा। दूसरे राज्यों को एनर्जी वो दे भी सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये वो सेक्टर है जिसको थ्रस्ट सेक्टर ठीक पे है अगर सुभद्र ले जी, जाता है भाई मैं इसमें राजस्थान, एड ऑन इसलिए कर रहा हूं तो क्योंकि ये तो होगा ही होगा। आपने अभी सुना होगा जिस तरीके से कहा जा रहा था राजेश कंदोई जी की तरफ से कि भाई 30% जो एमओयूज हुए हैं वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ही हुए हैं, तो राजस्थान सरप्लस करेगा और सप्लाई करेगा, ये तो तय है। देखिए, उनमें से ज्यादातर एमओयूज पाइपलाइन में पहले से चल रहे थे। दे हैव बीन रीस्टेटेड रादर, दोबारा से बताए गए हैं। उदाहरण के लिए अडानी पावर का तो 5-6 साल से चल ही रहा है ना, ठीक है, लेकिन वो भी आ जाए, 60 लाख करोड़ रुपया उनका धरातल पे आ जाए एक बार, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसलमेर के में विंड एनर्जी के भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लग रहे हैं। सरकार को उसे थ्रस्ट सेक्टर पे ले जाना होगा, उसको मिशन मोड पे ले जाना पड़ेगा सर। गुजरात वालों की तरह, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तरह मिशन मोड पे लेके जाइए। ठीक है सुभद्र जी, लेकिन आज हम राइजिंग राजस्थान को डिस्कस नहीं कर रहे सर, हम इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल जो इंडस्ट्री हमारी है उसको हम कैसे इस बजट के जरिए एनहेंस कर सकते हैं सर? इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल बिजली है सर। ठीक है, इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल सर। बिजली की बात करनी पड़ेगी ना, इंडस्ट्री की बात करेंगे। लैंड तो बहुत है राजस्थान में, लैंड की कोई कमी नहीं है सर, एनर्जी की कमी है। तो एनर्जी के लिए, एनर्जी महंगी है। अभी पिछले पैनलिस्ट ने बोला कि सबसे महंगी है, अपने पिछली सरकारों के बहुत कोसा कि एनर्जी सबसे महंगी है, सबसे महंगी है, सबसे महंगी है। अरे भाई, आप एनर्जी के रेटों को जस्टिफाई करिए ना, आप कंपिटिटिव तो बनाइए। गुजरात के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो कंपिटिटिव बनाइए सर। तीसरा पॉइंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है सर, ये राजस्थान की सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। राजस्थान में कल्चर नहीं है सर। गुजरात के अंदर हमको एग्जाम्पल देते हैं लोग कि वहां पर किसी भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई फाइल होती है, वो दिनों में नहीं घंटों के अंदर प्रोसेस होती है सर। यहाँ स्थिति ये है कि एमएसएमई की इतनी बात की जा रही है, इतना काम किया जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, लेकिन एमएसएमई के जो रिड्रेसल पोर्टल्स है या रिड्रेसल सिस्टम है, 2-2, 3-3 साल तक डेट्स नहीं मिल रही है उनको सर। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, फैक्ट के ऊपर बोल रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट के ऊपर सर। अगर आप रिड्रेसल ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनको प्रायोरिटी पे नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप उनकी सुभद्र सर, आप वाकई में समस्याओं को बता रहे हैं, लेकिन ये सारे जो सेक्टर हैं या जो बात आप करें, ये एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। भाई बजट में ये थोड़ी ना लिखा जा सकता है कि हम ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा कस देंगे, ये पॉसिबल नहीं है बजट में लिखना सर, आप जानते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं जो बजट में लिखा जा रहा है, जो बजट में लिखा बजट में जवाब नहीं है। बजट में वो क्या हो, आप जो आवर्स को तय कर सकते हैं, कितने घंटे में प्रोसेस होगी इंडस्ट्रीज की फाइल, ये ठीक आप तय कर सकते हैं, इसको कानून बना सकते हैं। ठीक, आप बजट में ये काम तो कर सकते हैं ना सर। ठीक है, बजट में आप इतने घंटे में इतने प्रोसेस किए जाएंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ बजट। बजट में सरकार अपनी नीति और नियत को परिलक्षित करती है, उसको बताती है। तो ये वो चीजें हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ये लिख सकती है कि भाई हम 50,000 करोड़ 35,000 करोड़ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और इलेक्ट्रीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कि हमें कभी ये ना कहना पड़े कि भाई किसानों को बिजली देने के लिए औद्योगिक घरानों की बिजली को काट दिया गया, इंडस्ट्री की बिजली को काट दिया गया, ये ना कहना पड़े। दोनों के साथ न्याय होना चाहिए सर, दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। और बिजली की कमी नहीं रही राजस्थान में। 1 साल के अंदर मिशन मोड पे लीजिए आप, राजस्थान इतनी बिजली पैदा कर सकता है, इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि दूसरे राज्यों का पेट भर सकता है, खुद का तो भर ही ले बहुत आराम से। बहुत जगह है, बहुत जमीन है राजस्थान में, आपको केवल मिशन मोड पे ले जाना है, आपको इसको ध्येय बनाना है, ध्येय बना लीजिए, हो जाएगा काम। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, जगह की कमी नहीं है। सोलर डेज बहुत ज्यादा है राजस्थान में, विंड प्रचुर मात्रा में, विंड सर वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर को अनाज का कटोरा कहते हैं ना सर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो इलेक्ट्रिसिटी कल्टीवेशन के लिए फ्यूचर में जाना जाएगा। मुझे इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो कितने साल में होगा और बजट में उसके लिए क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण इशू है। लेकिन राजेश कंदोई जी, भाई हर साल बजट बढ़ता है, ये सच है,
और बजट के साथ कर्जा भी बढ़ता है, यह भी उतना ही बड़ा सच है। और उस कर्जे के बढ़ने के साथ उसका ब्याज बढ़ता है, यह भी उतना ही बड़ा सच है। तो इंडस्ट्री जो हमारी पैरेलली अभी चलने वाली इंडस्ट्री है, उसमें हम कैसे और उसको एनहेंस करें। और हमने पिछले 5-6 महीने में बहुत ज्यादा जैसे सेक्टर्स को ई नीलामी के माध्यम से हमने माइंस, मिनरल्स और बाकी जगह ऑक्शंस किए हैं। आपको लग रहा है कि वो इस बजट में परिलक्षित होगा या उसका असर इस पर होगा, और बजट का जो स्वरूप बढ़ेगा उसमें जो नए सेक्टर ओपन किए हैं, नए जो ऑक्शंस हुए हैं, उसका असर भी आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा है रेवेन्यू से। देखिए, बजट में सरकार को जितनी आमदनी आ रही है उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर हम मोटा मोटे तौर पर माने तो राजस्थान का 5 लाख करोड़ रुपए साल का बजट है, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पुराने जो लोन लिए हुए हैं उनका ब्याज देने में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोन राज्य के ऊपर है, तो उनका ब्याज भी देना है। मैं हमेशा ही कहता हूं भाई, अब सपोज कीजिए एक मोटे तौर पर कोई 80,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, अब वो 1 करोड़ का लोन लेता है, हाँ, मकान लेता है, उसका एसेट क्रिएट करता है। दो चीजें ना सर, कि सरकार उस लोन से लायबिलिटी क्रिएट करिए, एसेट क्रिएट करिए। अगर मानिए पेट्रोकेमिकल के लिए लोन लिया है तो बेहतर है ना सर, बिल्कुल भाई बेहतर है, क्योंकि एक दौर आएगा जब लोन का पैसा भी वापस आएगा, सरकार को पैसा भी आएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा करने के लिए उनको लोन लेना पड़े तो लेना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर फ्री मोबाइल बांटने के लिए लोन लेना पड़ता है सरकार को, तब वो हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। अब मैं उस पे नहीं जाऊंगा, उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसी को छोड़ने के लिए इस तरीके से हमने डिबेट को भी शुरू किया है कि भाई एक दूसरे पर छींटाकशी से ज्यादा बेहतर है एक हेल्दी डिबेट की जाए। एक चीज बताइए जो आपको उम्मीद है इस बजट से, कि भाई इस बजट में इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी घोषणा होगी, सेंटर से भी स्टेट से भी, क्या हो सकती है? जो सबसे बड़ी घोषणा मुझे लगती है वो राजस्थान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिस तरह से पिछली बार केंद्र के बजट ने भी पहली बार 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए घोषणा करी थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही राजस्थान की मूलभूत आवश्यकता है। कुलदीप जी, सिंगल विंडो सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर जो नई इंडस्ट्रीज ये आना चाहती है, जैसा कि पापड़ीवाल साहब ने बोला भाई समय लगता है इन सब चीज़ों का पेपर वर्क प्रोग्राम में, तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि वन सिंगल विंडो सॉल्यूशन होना चाहिए, एक जगह से काम हो। जैसे गुजरात का उन्होंने उदाहरण दिया है, वैसे राजस्थान में भी हो सकता है। और सिंगल विंडो होगा तो लोग जरूर बजट में क्या होगा सर? बजट में लिख दें कि भाई सिंगल विंडो सॉल्यूशन देंगे, पॉसिबल है सर? क्यों नहीं पॉसिबल है सर? बजट में ऐसा है सर, जैसे बजट में हो सकता है सर, एक बजट का हिस्सा है, बजट का हिस्सा बनाना चाहिए, तभी तो लोगों को विश्वास आएगा। बजट किस लिए होता है सर? एक विश्वास देने के लिए तो होता है कि भाई आप बजट तो लेखा जोखा है ना भाई, इतना आ रहा है और इतना ऐसे जाएगा, मैं जो मोटा समझ सकता हूँ कि भाई 1 रुपया यहां से आ रहा है, जो आ रहा है उसको 1 रुपए को हम यहां पर खर्च करेंगे। सर, खर्च करने से बाकी पहले तो सब नीतिगत है जरूरी है, खर्च करने से पहले रुपया आना जरूरी है। रुपया आने के लिए इंडस्ट्रीज लगनी जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। राजस्थान में हजारों होटलें चल रही है जो आज एक ही मांग कर रही है सरकार से कि भाई हमको आप रेगुलाइज कर दीजिए, ठीक, यूडीएच के माध्यम से। जैसे आपने पर्यटन बोर्ड का जिक्र किया, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं, क्या कोई एक ऐसा बोर्ड हो सकता है जो इसलिए हो कि भाई जितने एमओयूज हो रहे हैं, जितने और आयाम हैं इंडस्ट्री के लगने के, उसको एक जगह पर हो और वहां सारी फाइलें, वहां से उसका सॉल्यूशन हो और वहां से अप्रूवल हो, उसको बार बार ना भटकना पड़े इधर। वही सिंगल विंडो है, ठीक, वही सिंगल विंडो है। वहां से सारी परमिशन हो जाए, वहीं से हो। और एक मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हिम्मत की दाद देता हूं कि वो विदेशों में गए पहले साल में, इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके आए हैं, यहाँ पे विश्वास दिलवाया है और इतने एमओयूज हुए हैं। और इन एमओयूज को वो कंप्लीट करने के लिए उन्होंने घोषणा भी करी कि 2 साल बाद हम वापस रिव्यू करेंगे। मैं अगले दिसंबर में जवाब दूंगा। तो ये बहुत हिम्मत वाला काम है सर, दाद देनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। सुभद्र पापड़ीवाल जी, सेंटर से घोषणा बताइए सर, स्टेट से घोषणा जो इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त। और सबसे जरूरी बात यह कि मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, जिन्होंने पहले अपने आधे जीवन में सरकारी या निजी नौकरियां की है और अपनी सेविंग्स को लेकर के और अपने पुत्रों को लेकर के भविष्य में बाद में कोई इंडस्ट्री डाली है, एंटरप्रेन्योर बने हैं और जॉब प्रोवाइडर बने हैं। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स के ऊपर टैक्स लगा करके एक बहुत बुरा काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है। भारत की जो ताकत, जो खुद भारत कहता है, पूरे संसार को बताता है कि बुरे से बुरे दौर में भारत कभी लड़खड़ाया नहीं। उसका रीजन भारत बताता है कि यहाँ सेविंग्स की जो परंपरा रही है, उस कारण से भारत किसी भी तूफान में लड़खड़ाया नहीं। और उन सेविंग्स के कारण से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, चंदोई जी भी जानते हैं, कि जिन्होंने आधी जिंदगी नौकरी की, बाद में इंडस्ट्री लगाई, क्योंकि अपनी सेविंग्स इतनी। आज आप सेविंग्स को डिस्करेज कर रहे हो, सेविंग्स पे टैक्स लगा दिया आपने, लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्या मतलब है ये?
आप इतना रेवेन्यू मिल रहा है, आपको रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू मिल रहा है। इनकम टैक्स रेवेन्यू की बात कीजिए, जीएसटी रेवेन्यू की बात कीजिए, दोनों ही रेवेन्यू आपको रिकॉर्ड तोड़ मिल रहे हैं, तो आप इनका रेवेन्यू देने वालों की कमर तोड़ने पे लग गए। ये कोई बात तो नहीं हुई। आप उनको, जब सब चीजें फेयर एंड सरफेस के ऊपर है, तो आप उनको एनकरेज कीजिए। सेविंग्स का फायदा, टोटली फायदा नेशन को होता है। वो चलिए ठीक इंडस्ट्री है, सुभद्रा सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप जी आपका भी शुक्रिया और राजेश कंदोई जी आपका भी शुक्रिया। इंडस्ट्री को एक और शब्द में समझिए, समझने के लिए ये कि जो इंडस्ट्री होती है ना वो रोजगार देती है, और जो सर्विस सेक्टर होता है वो रोजगार पा रहा होता है। तो आप रोजगार देने वाले बनिए ताकि रोजगार वो पा पाए जो रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए जो एमएसएमई सेक्टर है, जो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट है, जो लघु उद्योग का कॉन्सेप्ट है, उस पर सरकार को बहुत फोकस करना पड़ेगा। वो सेंटर को भी और स्टेट को भी, और वो कर भी रही है। दर्जन भर से ज्यादा ऐसी पॉलिसीज इस वक्त हैं जो एक छोटे उद्योगपति को बढ़ाने में काम कर रही है, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलने चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।